नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दिशा कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेस की पहली कड़ी है जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने हिंदी को अपना प्रमुख विषय चुना है। हिंदी अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से आज अगर देखें तो हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे काव्य साहित्य के विषय में। काव्य साहित्य की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम जैसे कि इसका हम लोग देखेंगे काव्य निर्धारण के विषय में। हिंदी साहित्य का जो काव्य निर्धारण हुआ है वो सर्वप्रथम डॉक्टर जादगिरसन जी ने किया है और उन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल है, उसके बाद में भक्तिकाल है, रीतकाल है और आधुनिक काल है। देखिए, यही बात आगे चल करके हिंदी साहित्य के जो आचार्य हुए हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने भी इसे 4 कालों में ही बांटा है और जो डॉक्टर जादगिरसन जी ने कहा था उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज हम देखेंगे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल। आदिकाल की बात की जाए तो ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर जो है उसकी समयावधि लिखी हुई है 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आदिकाल का प्रारंभ कर सकते प्रारंभ हुआ है वो 1050 ईस्वी के आसपास हुआ है, परंतु यदि हम औपचारिक रूप से बात करें तो जो अभ्रंश का काल माना गया है हिंदी साहित्य में, अभ्रंश का काल 650 ईस्वी से प्रारंभिक काल माना गया है। 650 ईस्वी से लेकर के जो 1050 ईस्वी का कार्यकाल है, या कह सकते हैं कि 1050 से लेकर के कह सकते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि 1100 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है वो आप कह सकते हैं कि आदिकाल का कार्यकाल माना गया है, परंतु अधिकतर विद्वानों ने अभ्रंश को भी आदिकाल की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया है। आदिकाल में देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि उसका नामकरण। सर्वप्रथम बात की जाए डॉक्टर जादगिरसन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। चारण काल का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक काल में जो रचनाएं लिखी जाती थी वो किसी राजा दरबार में या किसी राजा की प्रशंसा में ही लिखी जाती थी। चारण का मतलब ये होता है कि राजा के दरबार में कुछ कवि या उसके कह सकते हैं संगीतकार उसके दरबार में उसकी प्रसन्नता के गीत गाया करते थे। देखिए, चारण जो है कविता का रूप है। कविता के बहुत सारे रूप होते हैं। कविता की बात की जाए तो उसमें ये कहा जाता है कि कविता में अगर कहा जाए तो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जब कविता दरबारों में गाई जाती है तब वो चारण बन जाती है, त्योहारों में गाई जाती है तब वो होली बन जाती है और माँ का स्वरूप मिलता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता ही है जो स्वभाव का राष्ट्रगान बन जाती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि राजा के दरबार में जो उनके सम्मान में गीत गाए गए उन सबको कविता कह दिया गया और इसके नाम दिया गया चारण काल का। उसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं मिश्र मनु जी। इसमें प्रमुख रूप से सुखदेव बिहारी मिश्र जी का नाम अतुलनीय है। उन्होंने इसे प्रारंभिक काल कहा है। सामान्य रूप से कहा जाए तो हिंदी में जो काव्य लेखन प्रारंभ हुआ है वो सर्वप्रथम इसमें प्रारंभ हुआ है आदिकाल में, इसलिए इसे प्रारंभिक काल भी कह दिया गया है। नंबर 2 पे आते हैं हमारे आचार्य जी भाट साहब द्विवेदी जी। उन्होंने इसे बीज वपन काल कहा है। बीज वपन काल का तात्पर्य यह है कि जब किसी हिंदी साहित्य की या किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें जो बीज पड़ता है, यानी कि लेखन की जो शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम इसी काल से, इस कारण से बीज वपन काल भी कह दिया गया है। उसके बाद में हमारे आचार्य जी आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने इसे कहा है आदिकाल। आदिकाल और वीर गाथा काल। देखिए, वीर गाथा काल कहने का प्रमुख तात्पर्य हम ये लगाएंगे कि आदिकाल की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो सब उसमें वीरों का वर्णन होता है। चाहे पृथ्वीराज रासो की बात करें उसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है, या फिर हम बात करें परमान रसों की उसमें राजा परमान का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि अधिकतर जो आदिकाल समर्पित है वो राजा व उनके युद्धों को ही समर्पित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है कि इसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। उसके बाद में राहुल सांकृत्यायन जी आते हैं। इन्होंने इसे कहा है सिद्ध सामंत काल। देखिए, सामान्य रूप से 650 ईस्वी के बाद में जब हम 1075 ईस्वी के आगे बढ़ते हैं तो जो कह सकते हैं कि भारत में सामंतों का भी प्रारंभ हो गया है। सामंत हम कह सकते हैं कि ये पूंजीपति के ग्रुप होते हैं। तो जैसे पहले कविता किसी राजा के दरबार में गाई जाती थी, वैसे आज क्या हुआ कि कविता पूंजीपति या सामंत के दरबार में गाई जाने लगती है। तो इस प्रकार से इसी सिद्ध सामंत काल भी कह दिया गया है। उसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी आते हैं। इन्होंने इसे संधि काल और चारण काल कहा है, यानी कि जो बात डॉक्टर जादगिरसन जी ने बताई थी वहीं आगे चल करके डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी बताते हैं। एक प्रश्न आपको लिखना अति आवश्यक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य में एकांकी के जनक माने जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षा की दृष्टि से। यह अति महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य में एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ही माने जाते हैं। इसमें इनकी रेशमी टाई हो गई, इस प्रकार से अति महत्वपूर्ण एकांकी इनकी मानी जाती है। उसके बाद में अंतिम स्थान पे आते हैं जो महान आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने इसे आदिकाल कह दिया है। आदिकाल का मतलब क्या है? प्रारंभिक काल। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? ध्यान रखना है बच्चों, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी है। अब हम देखेंगे प्रमुख रूप से विशेषताएं।
कौन कौन सी विशेषताएं हैं या कविता को हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि वो आदिकाल की कविता है। देखिए सामान्य रूप से जब कविता का लेखन प्रारंभ हुआ था तब इसे ना तो आदिकाल कहा गया था, ना तो इसे भक्तिकाल कहा गया था। ये सब बहुत बाद में होता है। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जब हम 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तब इसका नामकरण हुआ था। तो जो कविता का लेखन है उसके माध्यम से इसे हम पहचानते हैं कि ये कविता भक्तिकाल की है या फिर ये कविता आदिकाल की है। इसमें जो सबसे प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं उन विशेषताओं में हम देखेंगे कि प्रमुख रूप से अगर देखा जाए विशेषताओं में ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ हम विशेषताएं लिखेंगे जी। इस काल की जो विशेषता में अगर देखें तो जो सबसे पहली विशेषता आती है उसमें हम देखेंगे कि युद्ध का सजीव वर्णन जी। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता मानी जाती है कि युद्ध का सजीव वर्णन। इसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो जो राजाश्रय हुए हैं उनके दरबार में जो बड़े बड़े युद्ध रचे गए हैं उनका इसमें सजीव वर्णन किया गया है। परमान रासो हो या पृथ्वीराज रासो हो या बीसल देव रासो हो, इस प्रकार से बहुत से रासोकार लिखे गए हैं जिसमें प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। आगे हम देखेंगे इस काल की जो अगली विशेषता मानी गई है कि सामान्य रूप से छंद का व्यापक प्रयोग हुआ है। हाँ, ध्यान रखना है आपको कि छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में छंद का जो सर्वप्रथम प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम छंद का जो प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये ऋग्वेद में हुआ है। उसके बाद में हिंदी साहित्य में आदिकाल की बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम छंदों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। जैसे जो रचना हिंदी साहित्य की पहली मानी गई है पृथ्वीराज रासो, उसमें 10,000 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से रचना छंदों की तरफ से बहुत ही उत्तम मानी जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए छंदों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये पृथ्वीराज रासो में हुआ है। एक प्रश्न यहाँ पर बच्चों और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रकार के छंदों का प्रयोग किस रचना में हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा प्रकार के जो छंदों का प्रयोग हुआ है वो रामचंद्रिका में हुआ है, जिसके रचनाकार केशवदास जी हैं। उसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस रचना में छंदों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। और एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है कि इस काल में एक नया छंद में देखने को मिला है, उसका नाम है आधा छंद। देखिए आधा छंद जो है उसमें लगभग 31 मात्राएं मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य में कोई भी इतना बड़ा छंद नहीं लिखा गया है, इसमें 31 मात्राएं हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की तरफ से है कि आधा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो ये परमार रासो में हुआ है और इसमें लगभग 31 मात्राएं मानी गई है। दूसरा देखेंगे इस सामान्य रूप से इस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, वास्तविकता से परे वर्णन, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जी। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है कि इस काल में जो साहित्य है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता मानी गई, जैसे सामान्य रूप से अगर पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से यही बताया गया है कि पृथ्वीराज रासो जो पराजित होकर के गौड़ प्रदेश में जाता है तो वहां पर वो एक षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र के माध्यम से वो गौड़ प्रदेश के जो शासक हैं उन्हें मौत के घाट उतार देता है। परंतु हम प्रमुख रूप से इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें यह बताया गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो जब गौड़ प्रदेश में जाता है और वहां पर षड्यंत्र रचने के अपराध के जुर्म में उसे वहीं पर मौत की सजा दे दी जाती है। इस प्रकार से इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा वर्णन किया गया है। या फिर हम परमान रासो का अध्ययन करते हैं तो उसमें तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया है। जो महोबा के शासक हैं अलाउद्दीन, उनके विषय में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई गई हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस काल की जो अगली प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं। देखिए ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें आपको बताई गई हैं। इसके साथ साथ अन्य प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो इस काल की जो भाषा मानी गई है वो हमें कह सकते हैं कि डिंगल पिंगल भाषा है। डिंगल पिंगल का हम प्रमुख तात्पर्य ये लगाते हैं कि ऐसी भाषा जो उटपटांग भाषा है या भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, या ये कह सकते हैं कि इस काल की जो भाषा थी उसमें शुद्ध एवं प्रामाणिकता का अभाव है। जैसे जब आप लोग पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करेंगे उसमें देखेंगे उस भाषा के जो वर्ण हैं जो उसके अक्षर हैं वो कुछ हल्का तिरछा बने हुए हैं, जो हमें सूचना देती हैं कि इस काल की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल भाषा है। या फिर कहीं कहीं पर यह भी बताया गया है कि इस काल में अलंकारों का जो प्रयोग हुआ है वो नाम मात्र का हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि ये काल जो था वो अलंकार विहीन काल माना गया है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बताए गए हैं। अब आप इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लिखेंगे। देखिए सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी गई है वो है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रभाई जी हैं। पृथ्वीराज रासो के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है।
ध्यान रखना है आपको, हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। और पृथ्वीराज रासो अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो ये रासो साहित्य का प्रथम काव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान, यहाँ कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा जिसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी या राय पिथौरा, उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है, उनकी जो राजकवि थे चंद बदाई जी के द्वारा इसमें बताई गई है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। कई बार एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। प्रिय प्रवास ये हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य है, जिसके जो रचयिता माने गए हैं वो हरिऔध जी माने गए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको ध्यान रखना है ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। उसके बाद में जो दूसरी रचना इसमें बताई गई है आदिकाल की, वो है श्रावकाचार, जिसके रचनाकार हैं देवसेन। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है, सभी को देखना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। ध्यान रखना है हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है, जिसके रचनाकार देवसेन है। दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरी जो रचना बताई गई है वो है पौंचर्यु। पौंचर्यु के परिप्रेक्ष्य में आपको वैसा ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जो कहा गया है इसमें कि इसके रचनाकार हैं स्वयंभू जी। स्वयंभू के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सभी को ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहते हैं, तो ये स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। और जो इनकी रचना लिखी गई है ये पौंचर्यु, ध्यान रखना है भैया, इसका शुद्ध अर्थ होता है राम का चरित्र। दूसरी रचना बताई गई है हमीर रासो, जिसमें प्रमुख रूप से जो वर्णन किया गया है हमीर रासो में वो कह सकते हैं कि जो राजा हमीर थे उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद में जो दूसरी रचना बताई गई है वो है संदेश रास, जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम विरह काव्य, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रथम विरह काव्य। प्रथम विरह काव्य कौन सा है, ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें संदेश रासक ये हिंदी साहित्य का प्रथम विरह काव्य है। विरह काव्य वे काव्य होते हैं जिसमें प्रमुख रूप से नायक व नायिका का विरह का वर्णन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब भक्ति काल हम पढ़ेंगे तो उसमें नागवती वियोग वर्णन जो पद्मावत का एक खंड है वो भी विरह काव्य की श्रेणी में ही आता है। उसके बाद में अगली जो रचना मानी गई है वो है कुमार रासो, जिसके रचनाकार गणपति विजय हैं। अगली जो रचना बताई गई भैया वो है परमार रासो। परमार रासो जो कह सकते हैं कि महोबा में प्रमुख रूप से शासन करते थे राजा परमार, उनका वर्णन किया गया है इसमें, जिसके रचनाकार जगनीक हैं। आपको एक अति महत्वपूर्ण हमेशा ध्यान रखना है कि जो आल्हा खंड है वो परमार रासो का ही भाग है, जिसमें आल्हा और उदल जो महान योद्धा माने गए थे उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद में जो अगली रचना भैया मानी गई है आदिकाल की वो है पदावली। पदावली के जो रचनाकार माने गए हैं वो विद्यापति माने गए हैं। देखिए विद्यापति के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है, इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। और सर्वप्रथम इनके परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये जोड़ दिया जाता है कि विद्यापति ने सर्वप्रथम मैथिली बोली का प्रयोग जो किया था किसमें किया था, वो आदिकाल में किया है। सबसे पहले मैथिली बोली का प्रयोग विद्यापति ने किया है आदिकाल में। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम आदिकाल में किसने किया है, अमित खुसरो ने किया है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे जो ये रचना लिखी गई है वो शब्दी रचना है। शब्दी रचना के जो रचनाकार माने गए हैं वो गोरखनाथ माने गए हैं। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ के गुरु मसेंद्रनाथ हैं। अभी जो आपने देखा कि शिक्षक भर्ती जो हुई थी 72,000, उसमें अति चर्चा का विषय रहा, विवाद का कारण भी बना कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ये गोरखनाथ के गुरु मसेंद्रनाथ ही माने गए थे। और ये गोरखनाथ को प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि जो नाथ संप्रदाय वाले होते हैं वो काला जनेऊ ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगली जो रचना इसमें मानी गई है वो विजयपाल रासो है, जिसके रचनाकार नरसिंह भट्ट हैं। और उसके बाद में दोहा कोश, जिसके रचनाकार सरहपा जी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदिकाल की। आदिकाल में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये कुछ विशेषताएं हैं। देखिए संस्था का उद्देश्य प्रमुख रूप से ये बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही हम आपको ऑनलाइन माध्यम से आपके मोबाइल पर भेजेंगे। बाकी जो कह सकते हैं कि विस्तृत व्याख्या जो होगी वो जैसे ही संस्था ओपन होगी आपको पुनः दी जाएगी। तो अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको संस्था के कह सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। रचनाओं का कह सकते हैं कि आप लोग यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ध्यान देंगे। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं बताई गई हैं आदिकाल की, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी आदिकाल की बताई गई हैं। इस प्रकार से जो छोटे छोटे वीडियो होंगी वो आपको समय समय पर संस्था के द्वारा पहुंचाए जाएंगे, आपको आपके सम्मुख भेजे जाएंगे। देखिए जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करें और जो अपने आपके मित्र हैं उनको शेयर करें, और जैसे ही कह सकते हैं कि इसका जो यूट्यूब में एक
जैसे कि एक शर्त बना दी है, उस शर्त को जब हम पूर्ण कर पाएंगे, यानी कि 1000 जब सब्सक्राइबर होंगे, तब हमको ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में जो आपके प्रश्न होंगे उनका हम उत्तर दे सकते हैं। ये एक बहुत उत्तम पाठ्यक्रम प्रणाली होगी। सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और जैसे ही हमने बताया कि जो ये नियमाबद्ध जो नियम बनाए गए जैसे ही वो पूर्ण होंगे, उसके साथ साथ अन्य विषयों के जो वीडियो हैं वो भी आपको समय समय पर संस्था के द्वारा आपके मोबाइल पर भेज जाएंगे। हमारे अन्य शिक्षक भी सभी विषयों की तैयारी कर चुके हैं, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। आप घर में हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए, जो एसएससी जीडी की हिंदी है वो भी आपको संपूर्ण समय में पूर्ण कराई जाएगी। जो आपकी एसआई की हिंदी है वो भी आपको पूर्ण कराई जाएगी। अभी जो बीपीएड का पेपर होने वाला है, देखिए पेपर सारे टाइम टू टाइम हो जाएंगे। तो जो बीपीएड का पेपर होने वाला है उसकी हिंदी भी हम लोग कवर करवाएंगे। उसके साथ साथ जो अन्य विषय हैं वो भी हमारे जो शिक्षकगण हैं अन्य विषयों का भी कह सकते हैं समायोजन कर रहे हैं। बहुत जल्द ही उनके वीडियो भी शूट किए जाएंगे। देखिए, वीडियो की क्वालिटी पे ना जाए, सामान्य रूप से जो लॉकडाउन लग गया है उस कारणवश जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमेशा उन पर ध्यान दें। वीडियो की क्वालिटी में हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलना है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर खराब पढ़ा रहे हैं। आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। देखिए, आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही हैं, ना तो यहाँ कोई चमक धमक है, आपको अच्छी चीजें बताई जाएगी, उन्हें आप ग्रहण करें और इसे अध्ययन करें। अवश्य आप परीक्षा में सफल होंगे।